अस्सलाम वालेकुम। हम तुम डिजिटल पर मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ शाद। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जो है वो मुल्क के बड़े मायानाज शख्सियात जो है वो मौजूद हैं। हमारे साथ जो है वो इस वक्त प्रोफेसर साहब मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो सरदार साजिद सरदार जोया साहब मौजूद हैं और दोनों अपनी अपनी सतह पर बड़ा एक नाम रखते हैं और मैं ख़ास तौर पे इन दोस्तों से बड़ा मुतासिर भी हूँ। हम मौजूदा मुल्की सूरत हाल के ऊपर कोई बात करते हैं और उस तमाम कैफियत को सामने लाते हैं जिसमें पूरी कौम जो है वो हैजानी कैफियत में चली गई है। तो हम चाहते हैं कि हैजानी कैफियत से कौम के पास निकलने का भी कोई रास्ता है कि नहीं है। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो वेलकम, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और बड़ी दूर से सफ़र करके आए। साजिद सरदार जोया साहब, आपके भी बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप बेहतर जानते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो बहुत परेशान कुन है जी और ख़ास तौर पर हमारी सियासी जो अनाव के पहाड़ हैं वो को हिमालय से भी ऊपर चले गए हैं। जहाँ पर सियासत इतनी तपश पैदा कर रही हो मुल्क के अंदर और महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, इस तमाम कैफियत में हम आज थोड़ा सा कोई पॉजिटिव बात करते हैं। हम इन बातों की तरफ निशानदेही नहीं करना चाहते हैं कि ये पैदा क्यों हुई है, हम उसके हल की तरफ जाते हैं। पैदा होकर ऊपर तो सारे दोस्त बात कर रहे हैं, हमें असबाब का भी पता है कि ये क्या है, लेकिन हम ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं कि इस सारी कैफियत से कैसे निकला जा सकता है और हम अपने आप को इस कैफियत से कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच इम्तियाज शाह साहब की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर मोहब्बत न करते तो हुकूमत करते। प्यारे भाई, आपको पता है पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली टूट चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोल्ड स्टेप है। सबसे बड़ी बात है हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इज्जत करनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक हेल्दी सेहतमंद सियासी कल्चर को परवान चढ़ाना चाहिए। और मौजूदा सूरत हाल में शाद भाई, इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। अगर बर वक्त इंतखाबात हो जाते हैं तो हम मुल्की मसाइल से निकल जाएंगे। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, यकीन ज़िंदगी है, बेयकीनी मौत है, और वाहिद हाल मेरे ख्याल में साफ शफाफ इंतखाबात, जो कि मैं समझता हूँ कि मुल्क एक बेहतर लेवल पे आगे ग्रो करेगा। अच्छा साजिद सरदार जोया साहब, बात यह है कि जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं कि इंतखाबात का होना ज़रूरी है, तब मुल्क आगे बढ़ सकता है। अच्छा, ये भी एक चले लगता है ऐसे ही है कि जैसे कोई सियासी जमात की एक डिमांड भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कोई ऐसा सलूशन सामने रखें आपकी नज़र में मौजूदा इस कैफियत से निकलने के लिए। जो हैजान की कैफियत है, पूरी कौम मफलूज हो चुकी है और इस वक्त यकीन माने कि पूरी कौम जो है ना वो इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी वो इस कैफियत में चली गई है कि उनके लिए तो सुबह का सूरज भी बड़ा तकलीफ दे निकलता है और शाम का जब गुरूब होता है तो उनकी समझे दुनिया ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। आपके पास हल क्या, आप क्या समझते हैं? वन लाइनर बताइए कि आपके पास क्या हल है, इस कैफियत से कैसे निकला जा सकता है। इम्तियाज साहब, सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम है एतमाद की फ़िज़ा को कायम करना। अगर एतमाद की फ़िज़ा कायम नहीं होगी तो उस वक़्त तक किसी इन्वेस्टर का कोई हौसला नहीं होगा। हमारी जिस तरह आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट कभी क्रैश कर जाती है, कभी बहाल हो जाती है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, बहाल हो रही है, तो इसका मतलब है सरमायादारों में किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं है, एतमाद का बिल्कुल फुकदान है। यहाँ पे एतमाद कायम होगा उसी सूरत में जब अवाम अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे। अवामी नुमाइंदे आएंगे तो जो प्रोफेसर साहब ने बात की थी ना कि अवामी नुमाइंदों के ज़रिए ही उसका हल निकलेगा। अगर एतमाद की फ़िज़ा कायम कर ली गई, एक ये पार्टियां आपस में मिलजुल कर बैठकर इन्होंने कोई नतीजा अखज़ कर लिया तो इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह ही बदएतमादी की फ़िज़ा रही, यही हालात रहे, तो मुल्क तो पहले ही बहरानों का शिकार हो गया है। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो नहीं जाएगा, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट हम इस तरह कर चुके हैं कि हमारे पास कुछ मखसूस सरमाया ऐसा था जो दोस्त ममालिक का, जो हमने उनसे वादा किया हुआ था कि हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सिर्फ शो ऑफ बैलेंस के लिए था। इस वक्त मुल्क के पास 2.9 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, जबकि हमने 8 बिलियन डॉलर्स अपने दोस्त ममालिक से, अपने बरादराना ममालिक से ऐसे लिए हुए थे जिनको हमने इस्तेमाल नहीं करना था, और हमने अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर दी है। डिफ़ॉल्ट का ये मतलब नहीं कि हम
दुनिया ने हमें गोली मार दी है। डिफॉल्ट का ये मतलब है कि जो हमने अपनी कमिटमेंट की हुई है हम उससे डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये बात ठीक है आपकी कि बेसिकली हम जो है वो कमिटमेंट से पे पूरे नहीं उतरे हैं। पूरे नहीं उतरे। प्रोफेसर साहब मसला ये है कि ये बातें तो हम जो कर रहे हैं ये माशियात की बातें कर रहे हैं कि हमारा मुआश किस तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन फिक्र मुआश यकीनी बात है कि ज़रूरी चीज़ें होना भी चाहिए। तो जिस मुआश के हवाले से हमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पैगाम दिया है और जो असूल बताए हैं, कि आपको नहीं लगता कि हम उन असूलों से इनहिराफ कर गए हैं? उसकी शायद ये वजह है कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि एक ज़राई मुल्क जो है वो आटे की किल्लत का शिकार है। जी सर, अगर हम मगरब को अंधाधुंध फॉलो करेंगे तो ऐसा ही होगा। दुनिया में 57 से 58 आज़ाद मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन ज़्यादातर सफ़र कर रहे हैं अशराफिया की वजह से, बादशाहत की वजह से, और प्रैक्टिकली वहाँ पे इस्लाम अप्लाई नहीं हो रहा। आपने बहुत प्यारी बात की। अगर हम अपने प्यारे रिलीजन दीन को, इस्लाम को हकीकी मानों में और सही तरीके से अगर हम प्रैक्टिकली अपने रिलीजन पे अमल करेंगे तो नताइज बहुत हैरान कुन होंगे। तो हमें अपने रिलीजन को भी फॉलो करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन तभी कम होगी। और ये जो मैंने पहले आपसे बात की थी ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में प्यार मोहब्बत से हम आहंगी के साथ, मेंटल हार्मनी के साथ एक दूसरे से जुड़ेंगी तो मसला हल होगा। इस्लाम भी यही सिखाता है। अच्छा साजिद भाई, बात ये है कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बात की है कि बुनियादी तौर पर हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और आप भी कह रहे थे कि एतमाद की फ़ज़ा जो है, असल में अगर एतमाद की फ़ज़ा होती हमारे दरमियान, इत्तेहाद हमारे दरमियान कायम होता तो ये दिन हमें देखने ही ना पड़ते। ये तो वजह यही बनी ना, बद एतमादी है। हम एक दूसरे पर, दुनिया हम सब पर एतमाद नहीं कर रही और हम आपस में एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि ये कैफियत जो है अफगानिस्तान के ऊपर दुनिया के तमाम ममालिक ने मिलकर बम्बारमेंट की, आपके सामने है सारी सूरत। बिल्कुल। अच्छा, अब वहां पे ऐसा क्या है कि वहां पर कोई भूख नहीं है? असल में मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौम में क्या पैगाम जाए कि कौम तो मुत्तहिद हो जाए, लीडरान अगर नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं है। इम्तियाज साहब, इसमें आपने जो अफगानिस्तान की मिसाल दी है ना, वो एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त मिसाल है कि वो मुल्क जो पिछले 40 साल से खाना जंगी का शिकार है, लेकिन वो हमारी तरह इस तरह भूखे नहीं मर रहे जिस तरह हमारे हालात हैं, क्योंकि उनके पास एक ईमान की ताकत है, अल्लाह पर एक तवक्कल है, जिसके ज़रिए उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल के ज़रिए अपने 2 सुपर पावर्स को हराया है। दोनों अलग अलग ब्लॉक्स थे, रशिया अलग ब्लॉक था, अमेरिका अलग ब्लॉक था, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला पर अपना आसरा बनाया, अल्लाह के ज़रिए अल्लाह के ऊपर एतमाद करके उन्होंने सुपर पावर्स को शिकस्त दी। जब उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दे दी है तो ये तो छोटे मोटे माशी बहरान है इनका। उनको क्या, अमेरिका ने उनके डॉलर्स रोक लिए, तालिबान के जो खजाने में वर्ल्ड बैंक में रकम पड़ी हुई थी वो रोक ली, लेकिन वो हमारी तरह बिलक तो नहीं रहे। वो तो फिर भी हमसे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब वहाँ पे हुकूमत आई तालिबान की तो उनकी करेंसी 88 से 92 पर 124 पर चली गई। लेकिन अब वो क्या, तालिबान ऐसे ही इकोनॉमिक फिलोसफर हैं जिन्होंने उसको दोबारा 80 पर लिया है? क्या वो मदरसे में उनको बैंकिंग की डिग्रियां पढ़ाई जाती हैं? सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल है, अल्लाह पर उन्होंने तवक्कल किया है। तो वो देख लें, अगर हम अल्लाह से तिजारत कर लें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, नबी पाक की बताई हुई सीरत पर हम अमल कर लें तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम यूरोप के सूदी निज़ाम में और इसी तरह उनकी तालीमात में रहेंगे तो हम इसी तरह पिसते ही रहेंगे। प्रोफेसर साहब, बात यह है कि हमारा तालीमी निज़ाम बर्बाद है, हमारा माशी निज़ाम बर्बाद है, हमारा अखलाकी मोराल जो है वो इंतहाई डाउन है। यानी हम अखलाकियात की भी पस्ती की तरफ चले गए हैं, माशियात की भी पस्ती की तरफ चले गए हैं, तालीम की भी पस्ती की तरफ चले गए हैं। तो फिर इस पस्ती में गिरी हुई जो ये कौम है, इसको उठ जाने के लिए कोई तो ऐसी राह प्लीज़ दिखाएं, क्योंकि आप तो रूहानी तौर पर भी चीज़ों को देखते हैं, आप तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आप कम से कम कोई ऐसी रोशनी तो दिखाएं इस कौम को कि इसके अंदर जो है वो बेदारी पैदा हो और ये अपने कदमों पर खुद खड़ी हो जाए। उसका हल
शाद भाई, यकसा तालीमी निज़ाम है, हम उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम में उलझे हुए हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा यूथ है, अगर उनको यकीन दिला दिया जाए और वो उन्होंने डिलीवर करना है, वो हमारी ताकत है और निज़ाम एक हो। असल में अशराफिया, एक और बात साजिद भाई भी एग्री करेंगे, सिर्फ 1500-1600 अफराद हैं जब व्हेन यू विल कैलकुलेट, ज़्यादा से ज़्यादा चंद घराने हैं जो कि 75 साल से हमें निचोड़ रहे हैं, जागीरदार, सरमायादार और ब्यूरोक्रेट। आम आदमी को जब शऊर आता है वोट की ताकत से, जैसे मैंने पहले बात की है, साफ सुथरे इंतखाबात और मिडिल क्लास से लीडरशिप तब उठेगी जब वोटर्स का टर्न आउट ज्यादा होगा। वोटर्स 20-30-40% निकलते हैं, ज्यादा नहीं निकलते। अगर हम वोटर मुतहरक होकर वोट की ताकत को समझें, देखिए कि हमें पाकिस्तान के वक्त भी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खोटे सिक्के थे, मसला तब भी यही था, लेकिन वोटर ज्यादा से ज्यादा निकला और मुनज़्ज़म एफर्ट की गई। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को मुनज़्ज़म एफर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन नहीं हो रही। ये कोई जमहूरियत नहीं है कि सिर्फ चंद घराने हम पे डोमिनेट कर रहे हैं, जो कि जमहूरियत की हकीकी रूह के कतई खिलाफ है। वही चंद घराने आप सब समझते हैं, सिर्फ 1500 अफराद को, अगर जैसे बार बार कुछ लोग ये कहते हैं मजहबी जुनूनी कि उन 1500 अफराद को उड़ा दिया जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा, तो ये हकीकी मानों में ये एक बात सही है। तैयब ने, देखे तैयब अर्दगान ने टर्की में एस्टेब्लिशमेंट को भी नथ डाली और रिजल्ट्स लिए। दुनिया के बहुत सारे ममालिक बहुत ऊपर जा रहे हैं, मलेशिया बहुत ऊपर है, और बांग्लादेश देखिएगा जब एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल के अंदर था तो वो डिलीवर नहीं कर रहा था। मुजीबुर रहमान, जिसको अब गद्दार कहते हैं, जब अलहदा बांग्लादेश बना तो अब देखिएगा उसकी प्रोग्रेस। मैंने अब लाहौर में मुख्तलिफ लंडा बाजारों में ऐसी शर्ट्स देखी है जिसपे लिखा हुआ था मेड इन बांग्लादेश, तो दुख होता है हम इतने पीछे क्यों हैं, और हमारी सारी इंडस्ट्री, इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बांग्लादेश चली गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेहतमंद जमहूरियत, इंतखाबात, बार बार इंतखाबात, बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर होती है। असल में जमहूरियत है ही नहीं हकीकी मानों में शाद भाई, यहाँ पे आमरीत ही डोमिनेट कर रही है। चंद घराने हैं जो कि जमहूरियत की स्पिरिट के एब्सोल्युटली अगेंस्ट है। दुनिया भर में अपोजिशन होती है लेकिन प्यार मोहब्बत से चलते हैं, दूसरे की शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ ब्लेम गेम है जो कि बहुत खौफनाक है, जिससे हमारा मुल्क अभी तक गरीब तरीन है और अशराफिया अमीर तरीन है। जी नाजरीन, आपने प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू सुनी और आपने साजिद सरदार जोया साहब की भी गुफ्तगू सुनी। आज इस गुफ्तगू का मकसद ये था कि थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो लोगों के सामने जानी चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, और एक तो हम माशी तौर पर नीचे जा रहे हैं, और दूसरा नेगेटिविटी की वजह से हमारे नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे जो है वो इंतहाई अफरा तफरी और परेशानी में मुब्तला हो गई है। तो दोनों दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर हम अपनी औकात के मुताबिक, अपनी इस्तादाद के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, यानी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएंगे तो यकीनी बात है कि हमें ये मुश्किलात नहीं आएंगी। जब तक हम अगियार की गोद में बैठे रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस वतन अजीज को खुशहाली की तरफ लेकर जाएं। खुशहाली की तरफ बढ़ने के लिए आपको कशकोल तोड़ना पड़ेगा, और कशकोल यकीनी बात है कि हुक्मरानों के हाथ में है, अवाम के हाथ में कतन कशकोल नहीं है। अवाम तो आज भी मेहनत कर रही है, अवाम पहले भी मेहनत पर यकीन रखती थी, मगर हमारे हुक्मरान जो है उन्हें शायद ना तो अल्लाह की ज़ात पर कोई तवक्कल है और भरोसा है, और ना ही वो मेहनत पर यकीन रखते हैं, क्योंकि लूट मार की दौलत ने उनको ज़हनी तौर पर इस कैफियत में मुब्तला कर दिया है कि वो मेहनत पर यकीन ही नहीं रखते। इस कौम को मेहनत करने का मौका दीजिए, ये कौम मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। अपने मेज़बान इम्तियाज़ शाद को इजाज़त दीजिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।